तो फाइनली मैंने खरीद ली ओला। अभी स्कूटर के अंदर मैं इतने सारे पैसे बचाऊंगा कि कुछ सालों बाद ना एक और ओला खरीदूंगा। उसके बाद उससे भी इतना ज़्यादा पैसे बचाऊंगा कि मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। सर ये लीजिए आपका रिपेयर बिल। तो ये आपकी हालत हो सकती है अगर आप बिना किसी रिसर्च के कोई भी ईवी स्कूटर को ले आते हो तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो डिफरेंट ब्रांड्स है जो कि अपने ईवी स्कूटर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, इनकी जो मार्केटिंग टीम होती है ना, वो सोशल मीडिया में क्या करते हैं, हमेशा कंपेयर करते रहते हैं अपने स्कूटर को किसी भी ट्रेडिशनल पेट्रोल स्कूटर के साथ। और मोस्टली जो कंपैरिजन होता है ना, वो मेंटेनेंस कॉस्ट को लेकर होता है। ऑब्वियसली आपको पेट्रोल स्कूटर का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, और इसी को देखकर ना लोग बिल्कुल ही ऐसे प्रचलित हो जाती है, बिना कुछ सोचे वो ना सीधे इनके ईवीज को उठा देते हैं। अभी देखो, ये जो लो मेंटेनेंस कॉस्ट वाली जो बात है ना, ये काइंड ऑफ ट्रू है, मतलब वारंटी तक ये चीज कायम रहती है। लेकिन एक बार आपकी स्कूटर की वारंटी खत्म हो जाती है ना, तब आपके बिल्कुल लग जाएंगे, बिकॉज इनके जो पार्ट्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मैं बस यहाँ पर ओला को टारगेट नहीं कर रहा, बाकी जो ईवी के ब्रांड्स होते हैं जैसे कि एथर, बजाज, टीवीएस, इवन सिंपल एनर्जी, इनके भी जो स्कूटर्स होते हैं ना, इनके अंदर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पार्ट्स यूज किए गए हैं। तो ओला का एग्जांपल लेकर आप बेसिकली आइडिया ले सकते हो कि इनके पार्ट्स की प्राइस कितनी ज्यादा हो सकती है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने ओला S1 या फिर S1 Pro भी आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज दोनों के जो पार्ट्स है ना वो काइंड ऑफ सिमिलर है। तो उनके मैं आपको डिफरेंट पार्ट्स की प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वारंटी के बाद अगर कोई पार्ट खराब हो जाता है आपकी स्कूटर का, तो उसको रिप्लेस करने में आपकी कितने पैसे जाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, दैट इज द VCU एंड ऑल्सो द MCU। VCU आपका होता है व्हीकल कंट्रोल यूनिट, जो कि आपके स्कूटर के कंप्लीट फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके बिना आपकी स्कूटर बिल्कुल ही सही से फंक्शन नहीं करती है। इवन अगर मैं बात करूं MCU की, तो ये होता है आपका मोटर कंट्रोल यूनिट। बेसिकली आपके मोटर में जो भी इलेक्ट्रिक फ्लो होता है ना, उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। अभी इसको भी अगर आप देखेंगे तो करंटली ये भी अंडर वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर वारंटी खत्म हो गई ना, तो इन दोनों ही पार्ट्स की जो प्राइसिंग है वो पहुंच जाती है अराउंड 18,000 रुपीज ईच। मतलब टोटल लगा लो 36,000 रुपीज दोनों ही पार्ट्स की आपको प्राइस देखने को मिलेगी। और ये जो दोनों पार्ट्स है ना, वो बहुत बार रिप्लेस भी हो चुके हैं काफी सारे लोगों के। मैंने टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में देखा था, इसलिए मैंने इनको कंसिडर किया। इसके बाद दोस्तों जो पार्ट आता है, दैट इज दी हेडलाइट। हेडलाइट ना देखने में इसका काफी ज्यादा सुंदर है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है ना वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। अभी मैं इस हेडलाइट की प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। अभी इनकी जो हेडलाइट है ना, इनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलती है, इसको मैं मानता हूँ। बट द थिंग इज, अगर आपके हेडलाइट में कोई भी दिक्कत आ जाती है, जैसे कि इसमें 2 बल्ब आते हैं, उसमें से एक बल्ब भी खराब हो जाता है या फिर DRL खराब हो जाता है, तो कंप्लीट आपको जो सेट है ना उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। मैंने ये चीज सर्विस सेंटर वालों से पूछा था कि उन लोगों ने बताया कि इसको अगर वो लोग ओपन करेंगे तो इसकी जो वाटर प्रूफिंग है ना वो खराब हो जाती है, तो इसलिए कंप्लीट सेट को ही वो पूरा चेंज करेंगे। अभी देखो, फ्यूचर में मान लो कि वारंटी के बाद अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है, तो इसको रिप्लेस करने की जो प्राइस है ना, दैट इज अराउंड 5,000 रुपीज। बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हेडलाइट है। नॉर्मली आपकी जो बाइक्स का हेडलाइट आता है ना, वो काफी चीपर प्राइस में आता है इफ यू कंपेयर इट टू दिस वन। लेकिन मेनली दूसरे व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होते हैं ना, वो रिपेयरेबल होते हैं। अगर एक बल्ब खराब हो गया तो सिर्फ उसी बल्ब को रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन इसमें ना आपको पूरा सेट ही रिप्लेस करना पड़ रहा है, और इसकी कॉस्ट भी इतनी ज्यादा है। तो ओला को कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपने स्कूटर को ना ज्यादा रिपेयरेबल उनको बनाना चाहिए, नहीं तो यार वारंटी के बाद ना ये लोग ना हमें बिल्कुल ही लूट लेंगे। इसके बाद इसका जो टेल लैंप आता है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसमें भी वही सेम कहानी है, जैसे कि मान लो अगर इसका इंडिकेटर खराब हो गया तो आपको पूरा जो सेट है ना उसको ही रिप्लेस करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द टेल लैंप। लेकिन इसकी प्राइस उतनी ज़्यादा नहीं है, 1500 रुपीज़ के आसपास कंप्लीट सेट की आपको प्राइस देखने को मिल जाती है। ये वैसे मैंने गूगल किया था प्राइसिंग, एक्चुअल प्राइसिंग के बारे में मुझे भी मालूम नहीं है। बट यार ओला को ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि ये ना वही बात हो गई कि अगर आपकी स्कूटर का टायर पंचर हो रहा है ना, तो आप पूरी स्कूटर को ही रिप्लेस कर रहे हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ओला ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद दोस्तों जो मेन इसका यूनिट आता है, दैट इज द स्क्रीन। इसका जो डिस्प्ले है ना, उसको आप स्कूटर के ब्रेन की तरह मान सकते हो, क्योंकि विदाउट इसके आप ना स्कूटर को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई भी सेटिंग्स वगैरह करना है तो इसी को आपको यूज करना पड़ेगा।
इसकी जो प्राइस है ना ये पहुंच जाती है अराउंड 12,500 रुपीज़। और ये एक्सपेंसिव होता है बिकॉज कंप्लीट एक एंड्रॉयड डिवाइस है, स्क्रीन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो किसी शैतान बच्चे ने या फिर किसी जल्लाद ने अगर आपके स्कूटर के डिस्प्ले को तोड़ दिया तो यार काफ़ी सारे पैसे आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस स्कूटर की हार्ट के बारे में, दैट इज़ दी बैटरी। बैटरी जो होती है ना वो 5 साल तक अच्छे से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने सर्विस सेंटर वालों से पूछा था तो उन लोगों ने बताया कि अगर प्रॉपरली बैटरी को चार्ज हम नहीं करेंगे, ओवर चार्ज वगैरह करेंगे तो बहुत ही जल्दी जो है इसकी जो बैटरी की जो लाइफ है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो देखो अगर आपकी बैटरी ना वारंटी के बाद ख़राब हो जाती है तो S1 Pro में जो आपको बैटरी मिलती है दैट इज़ अराउंड 4 किलोवाट की बैटरी, उसको रिप्लेस करने की प्राइस है अराउंड 90,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग दी लेबर चार्ज। 90,000 रुपीज़। स्कूटर कितनी की आती है? 1,40,000 रुपीज़ की। तो यार बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। इसके अलावा जो S1 है ना उसकी बैटरी की प्राइस पहुंच जाती है 67,000 रुपीज़ के आसपास विद द लेबर चार्ज। अभी देखो ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये करंट बैटरी प्राइसिंग है। फ्यूचर में हो सकता है कि इसकी जो बैटरी की प्राइस है ना उसमें आपको थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल जाए, क्योंकि जब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी ऑब्वियसली जो ओवरऑल इंपोर्ट टैक्स वगैरह है ना वो काफ़ी ज़्यादा घट जाएंगे। लेकिन इसमें भी ज़्यादा डिक्लाइन नहीं होने वाला, लगभग 20-30,000 रुपीज़ का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिर भी यार काफ़ी सारे पैसे आपको देने पड़ेंगे एट द एंड। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस बैटरी के चार्जर की, तो चार्जर की जो प्राइस है ना दैट इज़ अराउंड 10,000 रुपीज़। ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसमें आपको बस 6 मंथ्स की वारंटी मिलती है। उसके बाद अगर आपने चार्जर को ख़राब कर दिया, बारिश में अगर आपने इसको रख दिया तो यार रिप्लेस करने की कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो चार्जर को अच्छे से रख लीजिए, उसको प्रॉपरली आप मेंटेन कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ मोटर के बारे में, इसका जो मेन मोटर आता है ना दैट इज़ ए मिड ड्रिवन मोटर, काफ़ी पावरफुल मोटर है। अभी इसकी कॉस्ट को ढूंढने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा बिकॉज मैंने इवन सर्विस सेंटर वाले जो होते हैं उनसे भी मैंने पूछा था तो उनको भी इसके बारे में ज़्यादा ऐसे आइडिया नहीं था। फिर मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे रिसर्च करके मुझे मालूम चला है कि इसकी जो मोटर की जो प्राइस है ना वो पहुंच जाती है अराउंड 48,000 रुपीज़ के आसपास। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका जो मोटर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, मतलब लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट मान लो कि फ्यूचर में अगर कोई भी खराबी आ जाती है तो कंप्लीट मोटर को चेंज नहीं किया जाएगा, इसके अंदर के कंपोनेंट को थोड़ा बहुत रिपेयर किया जा सकता है, ऐसा सर्विस सेंटर वालों ने बोला मुझे। इसको ना मैं एज अ एडिशनल कॉस्ट कंसिडर कर रहा हूँ, टोटल में मैं कंसिडर नहीं कर रहा सिंस ये रिपेयरेबल है। तो इसलिए इसको मैं टोटल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना चाहता, वो काइंड ऑफ फेयर नहीं होगा हमारे लिए। इसके अलावा कुछ वेयर एंड टेयर पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि ब्रेक पैड्स। ब्रेक पैड्स को यार आपको साल में एक बार तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। ब्रेक पैड है ना इसके वो बहुत ही ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव लगे, क्योंकि नॉर्मल आपकी जो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक बाइक आती है ना उसके ब्रेक पैड की प्राइस अराउंड 400-500 रुपये के आसपास आती है। नॉर्मल आपकी जो पेट्रोल स्कूटर्स होते हैं ना उसकी ब्रेक पैड की प्राइस आती है अराउंड 200-300 रुपये के आसपास। लेकिन इसकी जो ब्रेक पैड है ना उसकी प्राइस है अराउंड 600 रुपीज़। लेबर चार्ज को मैंने इंक्लूड नहीं किया। लेबर चार्ज को अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो दोनों ब्रेक पैड, सामने के और पीछे की ब्रेक पैड को रिप्लेस करने की प्राइस पहुंच जाती है अराउंड 1,300 रुपीज़, विच इज़ डैम एक्सपेंसिव। ये सेम चीज़ एथर के अंदर में मैंने देखी है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग ना इतना ज़्यादा ऐसे चार्ज क्यों कर रहे हैं अपने ब्रेक पैड के लिए, क्योंकि क्वालिटी वाइज मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे डिफरेंस देखने को नहीं मिला। क्योंकि अगर आप प्रॉपर वे में ब्रेक्स को ऐसे यूज करेंगे तो काफी जल्दी इसकी ब्रेक पैड्स घिस जाते हैं। तो ब्रेक पैड्स की प्राइस को ना डेफिनेटली उनको कम करना चाहिए, नहीं तो यार हमारा जेब कट जाएगा। इसके अलावा जो आपका डिस्क आता है ना वो आपको सामने और पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। अगर आप इसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हो तो इसके अंदर ना बहुत ज्यादा लाइंस आ जाती है, स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो प्रॉपरली आपको मेंटेन करना है, नहीं तो आपको इसके लिए ना काफी मोटा खर्चा देना पड़ेगा। अभी सामने की जो डिस्क आता है ना उसकी प्राइस है अराउंड 2,000 रुपीज़ के आसपास, और पीछे की जो डिस्क है ना उसकी प्राइस पहुंच जाती है अराउंड 1,500 रुपीज़ के आसपास। तो ये भी यार थोड़े से एक्सपेंसिव है, ज़्यादा नहीं है, बट द थिंग इज प्रॉपरली अगर आप इनको मेंटेन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा ब्रेक लीवर को भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो स्कूटर के ब्रेक लीवर है ना उसका ना एंड वाला पार्ट ऐसे आराम से टूट जाता है। अभी टूटने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको रिप्लेस करने की जो कॉस्ट है ना उसको सुनकर आप शॉक हो जाओगे। एक ब्रेक लीवर की कॉस्ट पहुंच जाती है अराउंड 700 रुपीज़, 2 के लगा लो आप 1,400 रुपीज़। मुझे समझ में नहीं आता कि इन ब्रेक लीवर्स में इतना भी ज़्यादा क्या प्रीमियमनेस है, क्योंकि देखो नॉर्मली आपकी जो पेट्रोल स्कूटर्स वगैरह होते हैं ना उनकी ब्रेक लीवर की जो नॉर्मल प्राइस होती है दैट इज अराउंड 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ के आसपास, इनके डायरेक्ट 700 रुपीज़ है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ओला किस चीज़ का ऐसे चार्ज कर रहा है। ब्रेक लीवर मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे। इसके अलावा इसका जो मोटर बेल्ट है ये भी बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये ना आपके लगभग 30-40 हज़ार अगर आप स्कूटर चलाते हो तो उतने में ये घिस जाएगा। इसकी रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड 1500 रुपीज़ विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। इसकी प्राइस मुझे काइंड ऑफ सही लगी है। बाकी साइड स्टैंड को भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज इसका जो साइड स्टैंड है ना उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही थर्ड क्लास है। मुझे बिल्कुल भी इसमें कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। एंड इसकी रिप्लेस करने की जो प्राइस है ना दैट इज अराउंड 500 रुपीज़ विच इज़ ओके। बट द थिंग इज अगर आप इसको रिप्लेस करते हो टूटने के बाद फिर से वही खराब वाला स्टैंड वो लगा लेंगे विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो इसलिए ओला को ना अपने आने वाले स्कूटर्स में साइड स्टैंड को भी थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों कुछ एक्सटीरियर के बारे में बात करूँ, इसके जो पूरे बॉडी पैनल्स है ना उसकी प्राइस पहुंच जाती है अराउंड 10 to 12,000 रुपीज़ विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ये मुझे काइंड ऑफ चीपर साइड में लगे और इसको ना मैं एज अ एडिशनल कॉस्ट ही ले रहा हूँ बिकॉज अगर इनमें कोई स्क्रैचेस वगैरह आ जाता है या अगर आपका बॉडी पैनल टूट वगैरह जाता है तो आप इंश्योरेंस क्लेम करवा सकते हो। मोस्टली एक्सीडेंट्स की वजह से ये सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए मैं इसको टोटल कॉस्ट में कंसिडर नहीं करने वाला और इनकी प्राइस मुझे एक्चुअल में काफ़ी रीजनेबल भी लगी है। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ ओवरऑल वायरिंग की तो आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे होंगे जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के स्कूटर्स के अंदर चूहे घुस जाते हैं और चूहे आपको पता है कि क्या करते हैं कि आपकी जो वायर्स है ना उसको पूरे काट खाएंगे। सो अगर रैट वायरिंग के कुछ इशू हो जाता है तो उसके लिए आपको लगभग देने पड़ेंगे 13,000 रुपीज़ विच इज़ डैम एक्सपेंसिव। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको ना आप इंश्योरेंस के थ्रू भी क्लेम करवा सकते हो, तो इसलिए मैं इसको एडिशनल कॉस्ट में कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन 13,000 रुपये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए इसके वायरिंग के लिए। सो ये था दोस्तों टोटल ऐसे कॉस्ट। अगर आप ऐसे टोटल देखेंगे तो लगभग इतना टोटल आपको देखने को मिलता है फॉर दी ओला S1 और इतना टोटल आपको देखने को मिलता है फॉर दी ओला S1 Pro। दैट इज़ लाइक काइंड ऑफ एक्सपेंसिव अगर आप इसे कंसिडर करते हो टू दी नॉर्मल स्कूटर्स। तो मैं तो अभी इतना ही बताना चाहूँगा कि तो ये जो स्कूटर है ना वो डे टू डे मेंटेनेंस कॉस्ट के हिसाब से चीपर हो सकती है, जैसे कि इसकी सर्विसिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड वारंटी तक अगर आप गाड़ी को चलाते हो तो बिल्कुल ही टेंशन फ्री होकर आप इस गाड़ी को चला सकते हो। लेकिन रिलायबिलिटी की जब बात आती है ना उसके हिसाब से मुझे ये गाड़ी उतनी ज़्यादा सही नहीं लगती है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी पार्ट खराब हो जाता है उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मोटा खर्चा देना पड़ेगा। तो रिलायबिलिटी के हिसाब से अगर ओला ने इस पर काम नहीं किया देन डेफिनेटली फ्यूचर में कोई भी इनके गाड़ी को परचेज नहीं करने वाला है। ये चीज़ मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में ना बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे कि टीवीएस ने अपनी iQube लॉन्च किया, उसकी जो पार्ट्स की प्राइस है ना काफ़ी रीजनेबल आपको देखने को मिलती है इफ़ यू कंपेयर इट टू दी अदर ईवी ब्रांड्स। तो सारे जो ईवी ब्रांड्स है ना उनको अपने रिलायबिलिटी के हिसाब से ओवरऑल पार्ट्स के प्राइस के हिसाब से थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। तो मैं तो आपको इतना ही कहूँगा, जब तक वारंटी है बिंदास आप चलाओ, कोई भी कुछ भी आप ज़्यादा मत सोचो। एक बार वारंटी ख़त्म हो गई उसके बाद ना अपने स्कूटर की ना थोड़ी सी ज़्यादा ही केयर करो। तो अगर आप प्रॉपर केयर करेंगे तो आपके जो स्कूटर के पार्ट्स हैं ना उनको ज़्यादा कुछ ऐसे डैमेज नहीं होने वाला। बहुत सालों बाद ना आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट वगैरह देना पड़ेगा। जैसा अवेयरनेस वीडियो मैंने ये बनाई थी आपके लिए। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना जो कि ईवी लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसी के साथ चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर। चैनल सब्सक्राइब करने का मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो चलिए, गुड बाय।